नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास और समास में पहले समास अव्ययभाव समास का अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैं आपको समास की परिभाषा, उसका अर्थ और पदों की प्रधानता आदि सब बातें मैं समझा चुका हूँ। तो मित्रों, आज हम अध्ययन करते हैं अव्ययभाव समास का। ध्यान देना, शब्द क्या है? अव्ययभाव। अब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अव्यय जैसा भाव। अव्यय जैसा भाव। अब अव्यय जैसा भाव, अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अव्यय, जिसका कोई खर्च न हो। ठीक है, तो ध्यान देना, इस सामासिक पद में क्या होता है? इस सामासिक पद का पहला पद प्रदान होता है। सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान होता है। और वो जो पूर्व पद है वो ऐसा पद होता है जो अव्यय होता है। अब अव्यय किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन एवं कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। लेकिन मित्रों ध्यान देना, इस समास का पहला पद अव्यय नहीं होता है, अव्यय जैसा भाव देने वाला पद होता है। यानी अव्यय की तरह, अब जिस प्रकार से अव्यय लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं, उसी प्रकार से ये पद भी नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये पद उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग भी इन पदों के आगे आते हैं और कुछ ऐसे शब्द हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे मान लीजिए, मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा यथाशक्ति। अब ध्यान देना, इस पद में ये शक्ति शब्द का तो बहुवचन बन जाता है शक्तियां, किंतु यथा शब्द जो है वो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है। इसका मतलब ये यथा जो शब्द है वो किसका भाव दे रहा है? अव्यय जैसा भाव दे रहा है, क्योंकि जो न बदले वही तो अव्यय जैसा होता है, वही तो अव्यय होता है। तो यथा शब्द नहीं बदल रहा है, तो इस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है या अव्यय जैसा होता है। पूर्व पद प्रधान होता है और वो जो पद है वो अव्यय जैसा होता है। लेकिन हिंदी के इस अव्ययभाव समास में कभी कभार दूसरा पद भी अव्यय जैसा आता है, दूसरा पद भी अव्यय की तरह प्रयुक्त हो जाता है। सारी बातें करेंगे हम, ध्यान देना। अब ये यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। अब ध्यान देना, हमने समास की प्रथम वीडियो में भी ये कहा था आपसे कि ये रटने पर नहीं अपितु समझने पर चलता है। यथा यथा से भी 10 शब्द लिख दूं, हो सकता है कि सबका अलग अलग समास विग्रह हो जाए। जरूरी नहीं कि सबका विग्रह जिसके आगे यथा लग जाएगा प्रत्येक का विग्रह अनुसार से ही होगा, नहीं। यथा योग्य एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर, यथा योग्य। अब बताओ इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा जो जितना योग्य है। जो जितना योग्य है। अब बताइए, जो जितना योग्य है। एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर यथा स्थान। यथा स्थान, तो इसका समास विग्रह होगा जो स्थान निर्धारित है। जो स्थान निर्धारित है। जो स्थान निर्धारित है। तो यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। एक शब्द आता है यथार्थ। यथार्थ, इसका विग्रह होता है जैसा वास्तव में अर्थ है। जैसा वास्तव में अर्थ है। अब ध्यान देना, देखो यथा यथा वाले शब्द लिखे, लेकिन यथा यथा वाले शब्दों में अलग अलग समास विग्रह है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, रटने पर नहीं, अभी उसका समास विग्रह हमें याद होना चाहिए। अब एक बात यह है कि हम अव्ययभाव समास को 3 प्रकार से हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला पद अव्यय, दूसरा पद अव्यय और पुनरुक्त शब्द। अगर कोई शब्द ऐसा है, दूसरा पद अव्यय जैसे कथनानुसार, कथन के अनुसार, इसमें अनुसार जो शब्द है वो अव्यय जैसा है। अव्यय जैसा है या अव्यय है? अव्यय क्यों है? क्योंकि ये अनुसार शब्द भी लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलता है। ठीक है, तो यही तो देखना है, या तो किसी शब्द के आगे कोई उपसर्ग लग जाए, या उपसर्ग की भांति कोई शब्द ऐसा अव्यय जैसा प्रयुक्त हो जाए, या फिर दूसरा पद अव्यय आ जाए,
या फिर पुनरुक्त शब्द आ जाए मित्रों, तो वहां पर अव्यय भाव समास होता है। अब ध्यान देना, हम इसको 3 प्रकार से पढ़ेंगे, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं मैंने बताया आपको। प्रथम पद अव्यय, अव्यय भाव समास का हम जो अध्ययन करेंगे वो 3 प्रकार से करेंगे। एक तो प्रथम पद अव्यय, फिर द्वितीय पद या उत्तर पद अव्यय, और पुनरुक्त शब्द। इस प्रकार से हम 3 प्रकार से इसका अध्ययन करेंगे। एक एक देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा आजीवन, इसमें जो आ उपसर्ग है इसमें प्रथम पद अव्यय हो गया। यहाँ लिखा मैंने पेट भर, तो ये भर जो शब्द है, पेट भर, जीवन भर, ठीक है, तो ये भर इसमें दूसरा पद अव्यय हो गया। और पुनरुक्त शब्द जैसे मैंने लिखा बीचों बीच, अब इस बीचों बीच में ये बीच शब्द दोबारा है ना, बीच, इसे तो कहते हैं पुनरुक्त, दोबारा ना, है ना, बार आवृत्ति होना, पुनः आवृत्ति होना। बीच शब्द की आवृत्ति 2 बार है, तो ऐसे शब्द जो है पुनरुक्त शब्द कहलाते हैं। बीच में इसका समास विग्रह होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। प्रथम पद अव्यय हो, या फिर द्वितीय पद अव्यय हो, या फिर कोई पुनरुक्त शब्द आ जाए मित्रों, तो उनमें अव्यय भाव समास होता है। इसका समास विग्रह होता है आजीवन, यानी जीवन भर, ठीक है, आजीवन या जीवन पर्यंत। पेट भर यानी भर पेट, बीचों बीच में। तो ये आपकी समझ में आ गई होगी कि हम अव्यय भाव समास का अध्ययन कितने भागों में करेंगे, 3 भागों में। पहला पद अव्यय, दूसरा पद अव्यय और पुनरुक्त। अब आगे देखिए, हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं अव्यय भाव समास का। वैसे मैं 5-6 उदाहरण तो आपको बता सकता हूँ। यथाशक्ति, यथा योग्य, यथा समय, जैसा समय निर्धारित है, यथा समय या समय के अनुसार, ठीक है, यथा योग्य तो जितना योग्य है, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथेष्ट, यथार्थ, ये सभी शब्द जो है अव्यय भाव समास के अंतर्गत आएंगे। आगे देखिए, हम लेते हैं कुछ शब्द प्रति वाले। मैंने लिखा है यहाँ पर प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिशत और प्रतिहिंसा, प्रतिक्रिया, इसके बाद है प्रत्युत्तर। अब देखिए मित्रों, एक शब्द है प्रतिघात। पहले बात तो है प्रतिउपसर्ग का अर्थ याद होना चाहिए। प्रतिउपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक, ठीक है, या फिर प्रतीक का अर्थ होता है विपरीत, के बदले, ठीक है, के बदले या विपरीत इसका अर्थ होता है। इसके समास विग्रह क्या होंगे मित्रों? प्रतिपल का समास विग्रह होगा प्रत्येक पल या हर पल, या फिर हर पल, ठीक है। प्रतिक्षण का विग्रह होगा हर क्षण, प्रतिशत का विग्रह होगा प्रत्येक शत, और इसका अर्थ लिख देंगे हम सैकड़ा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिए, जहां तक हो सके सामासिक पद का विग्रह करते समय वो जो 2 शब्द हैं वो 2 शब्द नहीं बदलने चाहिए, भले उनका अर्थ हम उसके कोष्ठक में लिख दें। जैसे मैंने शत का अर्थ यहाँ लिख दिया सैकड़ा, तो जहां तक हो सके, जैसे नेत्रहीन शब्द है तो नेत्र से हीन, ऐसा नहीं कि नयनों से हीन या आंखों से हीन, हम अर्थ नहीं लिखें, जहां तक संभव हो वहां तक। अब जैसे कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका अर्थ ही लिखना पड़ेगा, जैसे यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार, हम वहां पर यथा शब्द विग्रह में नहीं लिख सकते। तो ये बातें आपको समझनी, जहां तक हो सके वो दोनों शब्द उसमें विग्रह में आने चाहिए, ठीक है। प्रतिहिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, हिंसा के बदले हिंसा, ये हो जाएगा प्रतिहिंसा। प्रतिक्रिया, क्रिया से प्रेरित क्रिया, क्रिया से प्रेरित क्रिया, बिल्कुल सही समास विग्रह है, क्रिया से प्रेरित क्रिया। प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर या उत्तर के बदले दिया गया उत्तर। प्रतिघात, प्रतिघात का सही समास विग्रह क्या होगा? घात के बदले घात, घात के बदले घात, ठीक है मित्रों।
इसी प्रकार से अन्य शब्द एक बार देख लीजिए आप सभी का समास विग्रह, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए अगले शब्द लिखता हूं मैं जो आ उपसर्ग से संबंधित है। जैसे कि शब्द लिखा मैंने यहाँ पर आजन, आजन, इसका समास विग्रह होगा जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। आमरण, आमरण, देखो आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक, लेकिन से लेकर भी अर्थ लिया है, देखो आपने ना, इसका अर्थ होगा, इसका विग्रह होगा मरण तक। आजीवन, तो इसका अर्थ होगा, इसका विग्रह होगा जीवन भर, जीवन भर। आपाद मस्तक, आपाद मस्तक, अब इसका विग्रह करेंगे मस्तक से लेकर पैर तक, मस्तक से लेकर पैर तक। आकंठ, आकंठ का विग्रह होगा कंठ तक, तो आमरण है, आजीवन है, आजन्म है, आकंठ है, या फिर आपाद मस्तक है, या फिर आजानु बाहु है। आजानु, जानु का मतलब है घुटना, तो घुटने तक लंबी भुजाएं, आजानु बाहु। इस प्रकार से आ उपसर्ग वाले शब्द हो गए मित्रों। आगे देखिए और देखते हैं समास अति उपसर्ग से लेकर, देखिए अति, अब शब्द है अत्यधिक, अत्यधिक, इसमें संधि है यण संधि और इसका विग्रह होगा अधिक से अधिक। शब्द है अत्याचार, अत्याचार, और इसका विग्रह होगा अति प्लस आचार, इसका संधि विच्छेद है और इसका विग्रह होगा आचरण की अति। और एक शब्द है अत्यंत, इन सभी में यण संधि है। अंत से अधिक, अंत से अधिक, इसका विग्रह होगा अंत से अधिक, अत्यंत, अंत से अधिक, ठीक है। या कोई अतिक्रमण है तो अतिक्रमण, क्रम का, क्रम की अति, या फिर सीमा की अति, सीमा को लांघ देना, ठीक है ना। तो अत्यंत है, अत्याचार है, अत्यधिक है ना। इस प्रकार से अति उपसर्ग वाले शब्द हो गए। या कोई उपसर्ग वाला शब्द जैसे कि उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप प्लस अध्यक्ष से मिलकर शब्द बना है और इसमें दो संधियां हैं, दीर्घ संधि भी और यण संधि भी है। तो अध्यक्ष के नीचे जो काम करता है मित्रों, तो अध्यक्ष से छोटा अध्यक्ष या अध्यक्ष के बाद है जो अध्यक्ष, वो क्या कहलाएगा, उपाध्यक्ष, ठीक है। इस प्रकार से ये जो शब्द है निधड़क, नि का अर्थ होता है बिना, बिना धड़क के निधड़क, निडर, बिना डर के। नीरस, रस से रहित। निरंध्र, रंध्र से रहित, रंध्र का अर्थ होता है छेद, निरंध्र, नीरस, निर्धन, धन से रहित। बेचारा, बिना चारे के। बेधड़के, बिना धड़क के, धड़क का मतलब है डर, बिना डर के ना, तो बेधड़के, बिना डर के, बेचारा, बिना चारे के। इस प्रकार बेचैन, बिना चैन के। नालायक, नहीं है जो लायक। अनजाना, नहीं है जो जाना, है ना। तो अनदेखा, नहीं देखा। अन्याय, न न्याय। इस प्रकार से जो है उपसर्ग वाले समास शब्दों का समास विग्रह इस प्रकार से होता है, जैसा उपसर्ग का अर्थ है उस अर्थ से हम जो है समास विग्रह कर देते हैं। और शब्द देखिए आप, एक शब्द आता है मित्रों यावत जीवन, यावत जीवन। अब इस यावत जीवन का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है यावत प्लस जीवन, यावत प्लस जीवन। और यावत का शाब्दिक अर्थ होता है जब तक, जब तक जीवन है, तो विग्रह हो गया जब तक जीवन है। हमें एक श्लोक मिलता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, बड़े ऋण लेकर घी पियो, ठीक है। तो ये चारवाक संहिता में ऐसा श्लोक मिलता है, ध्यान देना, जब तक जीवन है ना। इसके बाद ध्यान देना अगला जो है अगले शब्द लेते हैं हम, तो कोई भी उपसर्ग, चाहे वो अरबी फारसी का उपसर्ग हो, विदेशी भाषा का उपसर्ग हो, या हिंदी का उपसर्ग हो, संस्कृत का उपसर्ग हो, उपसर्ग वाले अधिकतर शब्दों में जो है अव्ययभाव समास होता है और उस उपसर्ग के अर्थ से हम समास विग्रह निकाल देते। तो अउपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अधि उपसर्ग है ना। या अब ध्यान देना है, कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जो विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे सद या सत या दुर, ठीक है। सत यानी अच्छा, दुर यानी मुश्किल, बद यानी बुरा, सु यानी अच्छा, को यानी बुरा। तो ये सत, दुर, बद, सु, को, ये ऐसे उपसर्ग हैं मित्रों, ये उपसर्ग विशेषण का कार्य करते हैं।
और ऐसे उपसर्गों से बनने वाले जो शब्द है ना वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। सत्पुरुष, सज्जन, अच्छा है जो जन, दुर्बुद्धि, बुरी है जो बुद्धि, ठीक है, दुर्बुद्धि, और सुगंध, अच्छी है जो गंध, खुशबू, अच्छी है जो गंध, बू, वो मतलब है दुर्गंध, यानी बुरी है जो गंध, कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। ऐसे उपसर्ग जो विशेषण का कार्य करते हैं, ऐसे उपसर्ग से बने हुए शब्द जो है मित्रों वो जाएंगे हमारे कर्मधारय समास में। ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है, ठीक है। अगली बात देखते हैं हम अव्ययभाव समास की। और अनुपसर्ग वाले शब्द देखिए, ये भी बहुत अच्छे हैं। अनुरूप, रूप जैसा, रूप या रूप के अनुसार, ठीक है। अनुगमन, गमन के पीछे गमन, गमन के पीछे या बाद में गमन। एक शब्द आता है अनुगंगा। अब अनुगंगा का जो समास विग्रह हमें करना है मित्रों वो करना है गंगा के पास, गंगा के पास, ठीक है। तो अनुगमन है, अनुरूप है, अनुसरण। अब यहाँ पर ये जो शरण शब्द है इसका अर्थ होता है जाना, तो शरण के बाद शरण, शरण का अर्थ होता है यहाँ पर जाना, और इसका विग्रह करेंगे शरण के बाद शरण। जो कोई आगे जिस पथ पर चला हो के बाद शरण, कोई आगे जिस पथ पर चला हो उसी पथ पे आगे चलना, वो क्या होता है अनुसरण। अब एक शब्द आता है अनुचर, तो किसी के पीछे चलने वाला होता है अनुचर, लेकिन अनुचर का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक, इसलिए बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो अनुचर जो शब्द है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है, ध्यान रहे। तो अनुरूप है, अनुगमन है, अनुगंगा है, अनुसरण है ना। अनुक्रम, क्रम के अनुसार, अनुक्रम का अर्थ क्या हुआ, क्रम के अनुसार। तो ये अनु वाले शब्द हैं या प्रति वाले शब्द हैं या कोई विदेशी फारसी उपसर्ग के शब्द हैं, ये सभी शब्दों में मित्रों जो है हमारा अव्ययभाव समास है। आगे देखिए, एक शब्द आता है अनुसार, अनुसार, और अनुसार का विग्रह करेंगे हम जैसा सार है वैसा, जैसा सार है वैसा। तो देखो बहुत सारे उदाहरण तो मैंने बता दिए आपको, कुछ मैंने मौखिक तौर पर बताए, कुछ लिख कर बताए, ठीक है। और भी जैसे कि शब्द है जैसे नियुपसर्ग वाले शब्द है, तो निर्धन नियुपसर्ग वाले से कि निमंत्रण, निश का अर्थ होता है ठीक प्रकार से, भली प्रकार से, निमंत्रण, तो भली प्रकार से मंत्रण, मंत्रण मतलब बुलावा, बुलावा देना। तो निमंत्रण है। निबंध, अब निबंध एक रचना विशेष है और जो विशेष तौर पर बंधा हुआ है, जो भली प्रकार बंधा हुआ है, तो ये गद्य की विधा है, इसलिए बहुव्रीहि समास में जाएगा, ठीक है ना। तो निमंत्रण है, नियंत्रण है, भली प्रकार से यंत्रण, यंत्रण का अंग्रेजी में देखें तो कंट्रोल करना, ठीक है ना। भली प्रकार से यंत्रण, निमंत्रण, भली प्रकार से मंत्रण, ठीक है। उपसर्ग वाले हो गए, प्रत्युपसर्ग वाले हो गए, बेचैन बताया, बेखट के बताया, बेघड़ के बताया, ना वाला बताया, नालायक, नापसंद, है ना, नामुराद। तो इस प्रकार से, या फिर लाचार, है ना, लाइलाज, नाइलाज के, ठीक है। तो अरबी फारसी के उपसर्ग हों। दरअसल, असल में, बाकायदा, कायदे के साथ, दरअसल, असल में, बाकायदा, कायदे के साथ, बाइज्जत, इज्जत के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है, या तो कोई शब्द अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो या कोई उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हो तो समास विग्रह होता है। अब देखिए अव्ययभाव समास का दूसरा नियम, और दूसरा नियम क्या है, उत्तर पद अव्यय जैसा हो। अब वो कौन कौन से, उत्तर पद अव्यय जैसा हो, उनमें भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने यहाँ पर सेवार्थ, और इसका विग्रह होगा सेवा के लिए। अब ऐसे कितने ही शब्द हो सकते हैं मित्रों, ज्ञानार्थ, ज्ञान के लिए, दर्शनार्थ, दर्शन के लिए, है ना। तो ज्ञानार्थ, सेवार्थ, दर्शनार्थ, है ना। तो इसका अर्थ देंगे हम के लिए। ये इसमें जो अर्थ शब्द जुड़ा हुआ है, सेवा प्लस अर्थ, इसमें दीर्घ संधि है, और ये अर्थ जो है दूसरा पद अव्यय है, क्योंकि अर्थ शब्द का कोई रूप नहीं बदलता है, और जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन्हें तो कहते हैं अव्यय, ठीक है। तो सेवा। एक शब्द है कथनानुसार, कथनानुसार, और इसका विग्रह होगा कथन के अनुसार, कथन के अनुसार। अब ध्यान देना, ऐसे और भी तो शब्द हो सकते हैं,
आज्ञानुसार, वचनानुसार, क्रमानुसार, है ना। तो आज्ञानुसार, वचनानुसार, क्रमानुसार, कथनानुसार, आदेशानुसार, सब में जो है अव्ययभाव समास होगा। ठीक है, कथनानुसार, कथन के अनुसार। एक शब्द है पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन के अंत तक। अब चाहे जीवन पर्यंत हो, मृत्यु पर्यंत हो, लाभ पर्यंत हो, सेवा पर्यंत हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवन पर्यंत, जीवन के बाद, जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक, जीवन के अंत तक। तो और शब्द है देखिए, पूर्वक शब्द लग जाए, विनय पूर्वक। ये जो मैंने शब्द यहाँ पर लिखे हैं ना, ये लिखा तो मैंने एक एक है मित्रों। अगर मैं 5 शब्द लिख रहा हूं ना यहाँ पर, तो 50 लिख रहा हूं, क्योंकि एक जैसे शब्द 10 हैं। सेवार्थ, ज्ञानार्थ, लाभार्थ, विनय पूर्वक, कुशल पूर्वक, तो इस प्रकार ध्यान पूर्वक, तो बहुत सारे शब्द बन रहे हैं ना पूर्वक से। तो विनय पूर्वक यानी विनय के साथ, विनय के साथ। अब कुशल पूर्वक आए तो कुशलता के साथ, ध्यान पूर्वक आए तो ध्यान के साथ। ये बात ध्यान रखनी है। एक शब्द आता है पेट भर। अब चाहे पेट भर हो, जीवन भर हो, तो पेट भर यानी भर पेट, इसका विग्रह कर देंगे भर पेट। ठीक है, तो कोई किसी शब्द के पीछे अर्थ लग जाए। एक शब्द आता है उपरांत, सेवोपरांत। अब ध्यान देना, सेवोपरांत, इसमें संधि है गुण संधि, सेवा प्लस उपरांत, और इसका विग्रह होगा सेवा के उपरांत। उपरांत का अर्थ होता है बाद में, सेवा के उपरांत। अब चाहे सेवोपरांत हो या मरणोपरांत हो, मरण के उपरांत, या मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के अंतर, या मृत्यु उपरांत हो तो मृत्यु के उपरांत। तो उपरांत शब्द किसी के पीछे लग जाए, पूर्वक लग जाए, अर्थ लग जाए, ये जो है दूसरा पद अव्यय माना जाता है। और ऐसे शब्दों में भी अव्ययभाव समास होता है। आगे देखिए, आगे देखिए अव्ययभाव समास का तीसरा नियम क्या है मित्रों। अव्ययभाव समास का तीसरा नियम, अव्ययभाव समास का तीसरा नियम इस प्रकार है। यदि कोई पुनरुक्त शब्द आ जाए, पुनरुक्त यानी 2 बार आए शब्द या 3 बार आए, है ना। जैसे 2 बार आने धड़ाधड़ शब्द है, धड़ाधड़। तो धड़ाधड़ ध्वनि कैसे बनी? अगर धड़ के बाद फिर धड़ हो, ऐसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? धड़ाधड़। मान लो कोई पत्थर की ट्रोली खाली होती है तो कैसी आवाज आती है? धड़ाधड़। तो धड़ के बाद फिर धड़ की आवाज आए, उसे तो बोलेंगे धड़ाधड़। इसका सही समास विग्रह क्या होगा? धड़ के बाद फिर से धड़, धड़ के बाद फिर धड़, यही तो है धड़ाधड़। अब जैसे और भी शब्द है कानो कान, कानो कान, इसका विग्रह होगा कान ही कान में, कान ही कान में। कानो कान खबर फैल गई, इस कान से उस कान, उस कान से उस कान, कान ही कान में, रातों रात, रात ही रात में, बीचों बीच, बीच ही बीच में, दिनों दिन, हर एक दिन के बाद अगले दिन, दिन के बाद दिन, या तो दिन के बाद दिन बोलो या दिन के अगले दिन, ये बोलो, है ना। तो दिन के बाद दिन, तो मारा मारी, मारने के बाद फिर मारना, ये तो है मारा मारी। लूटम लूट, लूट के बाद लूट, लूटम लूट, लूट के बाद लूट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पुनरुक्त शब्द है, चाहे धड़ाधड़ हो, कानो कान हो, रातों रात हो, मारा मारी हो, लूटम लूट हो, ये जो पुनरुक्त शब्द आते हैं, धीरे धीरे, धीरे के बाद और धीरे, धीरे धीरे, मंद मंद, मंद के बाद और मंद, तो धीरे धीरे है। ये जो पुनरुक्त शब्द है मित्रों, ये तो समझने की बात है। और एक दो पांच शब्द हमारे समझ में आ गए तो हम आसानी से इनका विग्रह निकाल देते हैं। तो ये है मित्रों अव्ययभाव समास। आइए इसके कुछ अन्य उदाहरण और देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण उदाहरण है उनकी चर्चा करते हैं। अब देखिए मित्रों, अन्य शब्द है अनुदान। इसका विग्रह होगा, सुन लेना आप ध्यान से, दान की तरह का दान। विशुद्ध, ये वि उपसर्ग है, ये विलोम शब्दों में भी काफी भ्रमित करता है। वि का मतलब होता है विशेष रूप से, और कुछ वि से जो है वि उपसर्ग से कुछ शब्द विलोमी बनते हैं, लेकिन वि उपसर्ग के 2 अर्थ होते हैं, विपरीत भी होता है और विशुद्ध, विशेष भी होता है। ध्यान देना, विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। कभी कभार विकल्प में आता है शुद्ध और विशुद्ध, अरे तो शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध हुआ विशुद्ध, तो विशेष रूप से शुद्ध, तो एक दूसरे के विलोम नहीं है। शुद्ध का विलोम तो अशुद्ध होता है, विशुद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, विशुद्ध, विशेष रूप से शुद्ध। अनुदिन, प्रत्येक दिन, दिन के बाद हर दिन। प्रतिध्वनि, ध्वनि के बदले टकराकर आने वाली ध्वनि। सपरिवार, परिवार के साथ। स आनंद, आनंद के साथ। अनुचिंतन, चिंतन के बाद किया गया चिंतन। सप्रसंग, प्रसंग सहित। गंगा पार, इसका होगा गंगा के पार। ये जो पार शब्द है ना, ये दूसरा पदव्य है, चाहे सरयू पार हो या गंगा पार हो। हितार्थ, हित के लिए।
अत्युत्तम, उत्तम से अधिक, अतिसार, सार की अति, पहले पहल, इसका विग्रह होगा सबसे पहले, आरक्षण, भली प्रकार से रक्षित किया हुआ, प्रत्यारोप, आरोप के बदले आरोप, दरअसल, असल में, दर हकीकत, हकीकत में, यथानुरूप, जैसा, यथानुरूप, अनुरूप, जैसा अनुरूप है वैसा, निरोग, रोग से रहित, अत्याधुनिक, आधुनिक से अधिक, अकारण, बिना कारण के, और यथा विधि, जैसी विधि सुनिश्चित है। इस प्रकार से ये है मित्रों अव्यय भाव समास। बाकी अभ्यास कीजिए और इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।